जो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाना है उसको फिर आपने प्रेजेंट भी करना है। बेसिकली प्रेजेंटेशन है ये। और असाइनमेंट पीपीटी। ये है कि आप मुझे वर्ड के ऊपर बना के जमा करा दो, लेकिन उसको पीपीटी के ऊपर भी कर लेना जब आप प्रेजेंट करो। तो वो जो असाइनमेंट है वो है रिस्क असेसमेंट का। आप कोई भी, मतलब इसमें कैद नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई भी प्रोसेस ले सकते हो, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। किसी भी चीज़ को इमेजिन करके आपने उसकी रिस्क असेसमेंट करनी है। तो वो इट्स ओपन ग्राउंड फॉर ऑल ऑफ यू कि आप किस प्रोसेस को चूज करते हो, कौन से प्रोसेस को चूज करते हो, किस पैरामीटर को चूज करते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि रिस्क असेसमेंट थ्रू एफएमई, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, किस तरीके से करते हैं। और ये जो बेसिकली असाइनमेंट है इसमें 2 लोगों का ग्रुप बनना है। अब ये ग्रुप वही ग्रुप है जो आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो ग्रुप है। सर तो वो उसमें 3 बंदे भी हैं कुछ ग्रुप में। तो जिसमें 3 है उसमें 3 हो जाएंगे। इट्स नॉट एन इशू। ठीक है सर। तो आप लोगों ने फेलियर मोड रिस्क असेसमेंट करनी है। कोई भी आप ले लो, प्रोसेस ले लो, किसी प्रोडक्ट को लेके चलना है प्रोडक्ट को लेके चलो। बस उसका आपने आरपीएन नंबर कैलकुलेट करके रिकमेंडेशंस देनी है कि अगर फेलियर मोड आपने रिस्क असेसमेंट की और उसमें आपने रिस्क प्रायोरिटी नंबर कैलकुलेट किया और अगर वो ज़्यादा है तो फिर आप अपने रिकमेंडेशंस दोगे कि आप इस चीज़ को इस तरीके से सही करो, ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं। तो आफ्टर रिकमेंडेशंस, मतलब आपकी रिकमेंडेशन से उसका आरपीएन नीचे आना चाहिए। तो क्लियर है आप लोगों को? मैं जब भी कह रहा हूँ अगर एफएमई है, किसी को थोड़ा सा समझना है तो दोबारा समझ ले। सर काइंडली एक दफा ये एक्टिव असाइनमेंट जो है ये रिपीट कीजिएगा, स्टेटमेंट इसकी। आप लोगों ने रिस्क असेसमेंट करनी है बाय यूजिंग फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। अब इट्स अ ओपन ग्राउंड, आप किसी भी प्रोसेस को इमेजिन करके रिस्क असेसमेंट कर सकते हो। और जब आप रिस्क असेसमेंट करोगे तो उसका एक आरपीएन नंबर जो आप सिवियरिटी, डिटेक्शन और अकरेंस को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हो, जब वो आपके पास आ जाएगा तो आप उस आंसर को देख के बताओगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। और अगर उसमें रिस्क इन्वॉल्व है तो वो कैसे पता चलेगा? आपका आरपीएन नंबर ज़्यादा होगा। जब आरपीएन नंबर ज़्यादा है तो फिर आप क्या करोगे? उसमें अपनी रिकमेंडेशंस दोगे। क्लियर है? जी सर क्लियर है। सही है। और किसी को कोई सवाल, या और अगर कोई चाह रहा है कि उसे थोड़ा सा मैं समझा दूं कि फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस क्या होता है, तो मैं उसे वो भी बता दूंगा। सर ये सर ये तो असाइनमेंट। हम लोग एक दफा लेक्चर रीड आउट करेंगे, समझ समझ जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं अपने आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आता हूँ। मैं फेलियर मोड इफेक्ट डेडलाइन एनालिसिस बता दें और प्रेजेंटेशन कब देनी है वो भी बता दें। नेक्स्ट वीक इसी टाइम। मतलब नेक्स्ट वीक जो है आज के दिन ही सबमिट करानी है और वर्ड की फॉर्म में, और आज के दिन ही प्रेजेंट करना है। आप लोगों को लगता है कि आप वर्ड की फॉर्म में ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो तो आप वर्ड वर्ड को अपनी स्क्रीन पे शेयर करा के आप लोग प्रेजेंट कर दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। सर एक वीक थोड़ा कम है सर, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं और असाइनमेंट्स काफी ज्यादा है, तो काइंडली टाइम थोड़ा और दे दें। बेटा नेक्स्ट वीक के बाद तो फिर मैडम हलीमा ने आप लोगों को टेक ओवर कर लेना है। मेरे पास तो यही एक वीक है, लास्ट वीक। सर वो तो मीट करेंगे ना, अभी तो क्योंकि टाइम है। मैंने जब भी इंडिविजुअल असाइनमेंट नहीं दिया, मैंने जब भी ग्रुप में असाइनमेंट दिया है आप लोगों को। सर आपको तो पता है फिर वो ग्रुप का चक्कर है, एक ग्रुप में एक अच्छा बंदा है नॉर्मल है तो वो काम ऐसे ही करता है, बस जो जिसके ऊपर काम होता है वही करता है। बेटा क्योंकि मेरा असाइनमेंट भी मुश्किल नहीं है। आप सर वो मुश्किल कुछ भी इमेजिन कर लेकिन सकते हो। आपको ये पता है कि सिवियरिटी को आपने किस तरीके से नंबर देना है। आपको ये पता है कि आपने किस तरीके से अकरेंस को डिटेक्ट करना है, किस तरीके से आपने डिटेक्शन को उसको
मार्क्स देने, तो बस आपको वो वाली चीज देखना है कि आप लोग वो किस तरीके से उसे पॉइंट आउट कर रहे हो। अगर आप सिवियरिटी को आउट 9 मार्क्स दे रहे हो, 8 मार्क्स दे रहे हो, इट मीन सिवियरिटी ज्यादा है, तो फिर उसकी आपके पास जस्टिफिकेशन भी होगी कि ये मैंने इसे हाई रेट की है बिकॉज ऑफ दिस। अगर ये चीज फेलियर के ऊपर जाएगा तो हमारा कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अब वो लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, लॉस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, आपकी टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, या वो आपका हैजार्डियस या ह्यूमन फैक्टर का लॉस भी हो सकता है। सही है। अकरेंस को अगर आप मार्क्स ज्यादा दे रहे हो, क्या मतलब है, ये चीज बार बार रिपीटेडली रिपीट हो रही है। अगर आप डिटेक्शन को मार्क्स ज्यादा दे रहे हो, इसका क्या मतलब है कि इसकी डिटेक्शन बहुत मुश्किल है। तो पहले तो आपको इन फैक्टर्स को समझना होगा कि सिवियरिटी के अंदर क्या चीज है, अकरेंस के अंदर क्या चीज है, डिटेक्शन के अंदर क्या चीज है। अकरेंस को ज्यादा मार्क्स कब दोगे आप, जब उसकी अकरेंस बहुत ज्यादा हो रही होगी। सिवियरिटी को ज्यादा मार्क्स कब दोगे, जब लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। और डिटेक्शन को ज्यादा मार्क्स कब दोगे, जब उसकी डिटेक्शन होना मुश्किल होगी, कि वो फेलियर से पहले आपको डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर वो डिटेक्ट कर रहा है तो आप उसे कम मार्क दोगे, क्योंकि उसमें डिटेक्शन से वो इंडिकेशन दे रहा है आपको बिफोर फेलियर। तो इन तीन टर्मिनोलॉजी, सिवियरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन, कि कब किसको ज्यादा मार्क्स देना है, कब किसको कम मार्क्स देना है, तो आप जिसको जो भी पॉइंट दे रहे हो इट्स अप टू यू, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन होना लाजमी है। हार्डली ये मुश्किल से ये 1 से 2 घंटे का काम है, क्योंकि आपको एक्सेल के ऊपर एक फॉर्मेट डिजाइन करना है, जस्ट जो इस, या तो आप वो फॉर्मेट एग्जैक्टली कॉपी कर लो जो मेरी स्लाइड्स में मौजूद है, या थोड़ा सा चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, लेकिन आरपीएन नंबर उसी तरीके से कैलकुलेट होगा। जस्ट आपने उसे कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप सिवियरिटी को हाई मार्क दे रहे हो तो फिर आप नीचे जस्टिफाई भी करोगे क्यों, कि जैसे मैंने आपको बॉयलर पे बताया कि सिवियरिटी आप उसकी दे रहे हो कि अगर बॉयलर फटेगा तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, हमारी ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हो सकता है, हमारी जो फैसिलिटी है उसका भी लॉस हो सकता है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका भी लॉस हो सकता है। तो आपकी बातों से पता चल रहा है कि इसकी सिवियरिटी ज़्यादा है। तो इसी तरह अगर आप अकरेंस या डिटेक्शन को भी हाई मार्क्स दोगे तो फिर उसकी एक एक दो दो लाइन की जस्टिफिकेशन लिख देना। असाइनमेंट ये बहुत छोटा है, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों पे छोड़ी हैं। कौन सा प्रोसेस लेना है, कौन सी सिचुएशन लेनी है, सब आप लोगों के ऊपर छोड़ा है। तो सब आपकी इमेजिनेशन का ऊपर काम है। क्लियर है किसी, या किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई सवाल है? नो सर। सही है। देखो असाइनमेंट छोटा है, असाइनमेंट बड़ा नहीं है। इसमें ना आपको कुछ रीड करने की जरूरत है, ना आपको कुछ नेट पे सर्च करने की जरूरत है, ना आपको कोई बुक रीड करनी है, ना आपको कोई आर्टिकल रीड करना है। आपने जैसे आरपीएन नंबर कैलकुलेट करके मुझे बताना है, और वो भी आपकी अपनी इमेजिनेशन पे। अब आप अगर किसी प्रोसेस को अपने दिमाग में ले रहे हो, उसकी सिवियरिटी तो आपके दिमाग में होगा ना, इसकी सिवियरिटी है तो क्यों है, अगर इसकी डिटेक्शन मुश्किल है तो क्यों मुश्किल है, अगर इसकी अकरेंस ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। सही है। जरूरी नहीं है आप कोई भी प्रोसेस लो उसमें तीनों चीजें ज्यादा हो सकता है किसी की सिवियरिटी ज्यादा हो लेकिन अकरेंस और डिटेक्शन उसकी कम हो, यानी कि वो आराम से डिटेक्ट हो जाए। हो सकता है कि उसकी अकरेंस बहुत कम हो, या उसकी सिवियरिटी इतनी नहीं है लेकिन उसकी डिटेक्शन बहुत मुश्किल है। मसला तो थोड़ा सा है लेकिन मशीन रोक देता है। अब जरूरी थोड़ी है कि हर दफा आपका कोई जान का खतरा हो रहा है या माल का खतरा हो रहा है। छोटा सा टेक्निकल इशू है, आपकी मशीन बंद कर रहा है 5-5 6-6 घंटे के लिए, आपका प्रोसेस भी तो लॉस हो सकता है। तो सिवियरिटी में हो सकता है कम हो लेकिन डिटेक्शन उसकी बहुत मुश्किल हो, या डिटेक्शन उसकी आसान है, सिवियरिटी उसकी इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन अकरेंस उसकी बहुत ज्यादा हो रही है। भले छोटा छोटा मसला आ रहा है, डिटेक्ट भी हो रहा है, लेकिन बार बार हो रहा है, हर दूसरे दिन हो रहा है, हर तीसरे दिन हो रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी इमेजिन करके अपने माइंड से
कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रोसेस, कुछ भी, इट्स अप टू यू, लेकिन थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान सा असाइनमेंट है, बहुत, मैं तो कह रहा हूँ फ्री के नंबर है आप लोगों के लिए। वो पूरी आप मेरा जब नोट्स जी सर, पढ़ोगे तो उसमें आपको पता बिल्कुल। चल जाएगा कि हम उसमें ये तक लिखा हुआ है कि सिवियरिटी को हम 1 से 3 मार्क्स कब देंगे, 3 से 4 कब देंगे, 5 से 6 कब देंगे, 6 से 9 कब देंगे, तो सारी चीजें उसमें मेंशन है। बस हम जीरो नहीं दे सकते, क्योंकि एक जीरो हुआ तो पूरा जीरो हो जाएगी वैल्यू। क्लियर है? जी जी सर। तो आज हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बहुत आसान सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा। सही है? स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? जी जी सर। बेसिकली एक मुझे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मिली थी सप्लायर सिलेक्शन की बाय एक जिन्होंने ये लिखी है, स्कॉट करके कोई है। तो बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छी, क्योंकि हमारा ये टॉपिक था सप्लायर सिलेक्शन एंड सप्लायर एवेल्युएशन। तो इसके अंदर आगे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी भी है जिसमें आप सबने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जितना आप लोग पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको समझ आएगा। खैर, जो हमारी ये पीपीटी है इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहला तो होगा कि सप्लायर सिलेक्शन, फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसे मैंने बताया एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज भी है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आप वाकिफ हो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, पता है ना सबको? जी जी सर, पता। उसके अलावा सप्लायर की हम किस तरीके से उसको इवेल्युएट करके फिर हम उसे सेलेक्ट करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी। तो सप्लायर्स क्या होता है? अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि सप्लायर्स क्या होता है? व्हाट इज सप्लायर्स? सर किसी भी मैन्युफैक्चरर्स को जो उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको जो मतलब गुड्स होती हैं सप्लाई करने वाला होता है, जो सप्लायर होता है। आपने रॉ मटेरियल का लफ्ज यूज किया, लेकिन आपका जो कस्टमर है उसके लिए तो आप भी सप्लायर हो, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर भी हो। जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है किसी कस्टमर को, तो उस कस्टमर के लिए आप क्या हो? आप भी तो सप्लायर हो या नहीं हो? जी सर। तो सप्लायर की जो डेफिनेशन है वो एक्सटर्नल एंटिटी दैट सप्लाइज रिलेटिवली कॉमन ऑफ द शेल्फ और स्टैंडर्ड गुड्स और सर्विसेज। तो कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी यानी कि कोई भी वो एंटिटी जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की है, आपको क्या सप्लाई करे? प्रोडक्ट सप्लाई करे या सर्विसेज प्रोवाइड करे। अब वो इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है और वो इन टर्म्स ऑफ मेड अप गुड्स भी हो सकते हैं। सही है? तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रॉ मटेरियल देने वाला सप्लायर है। कोई भी एक्सटर्नल बॉडी ऑफ आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन जो आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, अब वो गुड्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ गुड्स भी हो सकते हैं, मेड अप गुड्स भी हो सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो जिससे आप रॉ मटेरियल ले रहे हो वो आपका सप्लायर है, लेकिन एज अ कस्टमर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उसके लिए सप्लायर है। तो कोई भी शख्स जो कि गुड्स प्रोवाइड करे एक्सटर्नली वो सप्लायर है।
क्लियर है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर क्लियर है। अब हम सप्लायर सिलेक्शन की बात करते हैं। The stage in the buying process when the intended buyer choose the preferred supplier or supplies from those qualified as suitable. अच्छा, अब हम सप्लायर सिलेक्शन से क्या मुराद है, कोई बताएगा? सर सिंपली हम जब कुछ कोई चीज जैसे हम मटेरियल पे करते हैं या हम कोई भी गुड्स पे करते हैं, तो हमारे पास बहुत सी चॉइस होती है कि हम किस सप्लायर से लें, तो उसकी सिलेक्शन हम क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, वो सप्लायर सिलेक्शन होती है बेसिकली हमारी। सही है। कोशिश एक तो होता है कि आपको आपका बायर ही कह देता है कि ये मेरा नॉमिनेटेड सप्लायर है, तो फिर तो बिल्कुल सर। आपने उसको सेलेक्ट करना ही करना है। अगर बायर की तरफ से कोई नॉमिनेशन नहीं है तो फिर आप सारी चीजों को एवेल्युएट करते हो, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसका उसका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है नहीं है, तो पूरा एक एवेल्युएशन का प्रोसेस होता है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि किन चीजों को देखते हुए हम एवेल्युएशन करते हैं। सर ऑर्गेनाइजेशन टू जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सर ऑर्गेनाइजेशन जैसे टू ऑर्गेनाइजेशन एवेल्युएशन का तरीकेकार मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि आप एवेल्युएट करोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, मैं एवेल्युएट करूंगा एज पर माय रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो प्रोसेस है इट कैन बी वेरीड और मॉडिफाइड और चेंज एज पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन था आई थिंक? सर ये जैसे टेक पैक पे लिखा होता है कि जेपर आपने YKK से लेने, तो ये मतलब वो मेंशन कर रहा होता है अपना सप्लायर बायर मैन्युफैक्चरर को। एग्जैक्टली। देखो, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, सही है। अच्छा, बास कस्टमर्स आपको ऐसे मिलेंगे जैसे मैंने बताया कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन ये रॉ मटेरियल आपने मेरे इस नॉमिनेटेड सप्लायर से लेना है। तो फिर तो जस्ट सारी चीज़ें वो कस्टमर्स की और सप्लायर की अंडरस्टैंडिंग हुई भी होती है, सारी चीज़ें एज पर रिक्वायरमेंट मिलती हैं। ये एक अलग केस है। लेकिन कस्टमर ने टेक पैक में रिक्वायरमेंट बता दी लेकिन कोई सप्लायर नॉमिनेट नहीं किया, तो फिर आप डिफरेंट सप्लायर्स को देखते हो। ऑलरेडी आप इतने सारे सप्लायर से वर्क कर रहे होते हो, या कोई नया सप्लायर होता है उसकी आप क्यूरी लेते हो, तो फिर आप उससे चीज़ें डेवलप करवाते हो, सारी चीज़ें देखते हो कि मेरी कॉस्टिंग के हिसाब से है नहीं है, कॉस्टिंग के हिसाब से है तो क्या मेरी क्वालिटी पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आप उसकी इवैल्यूएशन करते हो। सही है। आप अगर आप कभी मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में आपने कभी वर्किंग का तरीकेकार देखा है, तो अगर उन्होंने थ्रेड डेवलप कराना है या कोई बटन्स डेवलप कराने हैं या कोई पॉलीबैग डेवलप करवाना है, तो वो क्यूरी 3 से 4 सप्लायर्स को देते हैं। 3 से 4 सप्लायर से वो क्या करते हैं, सैंपल डेवलप करवाते हैं। सैंपल डेवलप कराने के बाद फिर कॉस्टिंग की बात होती है। तो अगर क्वालिटी में सब सेम है, सारे सप्लायर ने जो प्रोडक्ट दिया वो एज पर बायर रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन आप क्या करोगे, जिसकी कॉस्टिंग कम होगी आप उसे ऑर्डर दोगे। अगर सारे क्वालिटी पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा ना। जी सर। तो ये बेसिकली तरीकेकार है वर्किंग का। आपने कभी भी मर्चेंडाइजिंग में ऐसा नहीं देखा होगा कि आपका एक ही सप्लायर है, आप उसी के ऊपर 100% रिलाय होके सारा ऑर्डर उसे ही दिए जा रहे हो। आपको एज अ मर्चेंडाइजर पता होता है कि और सप्लायर्स की कॉस्टिंग क्या है, और सप्लायर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सारा प्रोसेस आगे चल के वो एक क्राइटेरिया है, कार्टर्स 10C क्राइटेरिया। तो उस क्राइटेरिया को जब आप देखोगे वो क्राइटेरिया क्या है, तो चीज़ें आपकी मजीद क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है आपका? जी सर। जी सर। अच्छा, अब ये आ गई ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज।
तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा ब्रेन स्टॉर्मिंग पे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा एक ग्रुप होता है पीपल का ऑफ सेम लेवल्स। सही है, तो आप लोगों का लेवल सेम है। इसमें हर कोई क्या करता है, अपने आइडियाज प्रेजेंट करता है, और हम क्रिटिसाइज नहीं करते कि जितना ही स्टूपिड आइडिया हो वी विल नॉट क्रिटिसाइज। और ये एक्सरसाइज हम जब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक आप सबके दिमाग एम्प्टी ना हो जाए, यानी कि आप अपने सारे आइडियाज प्रेजेंट ना कर दें। तो मैं हर किसी को बोलूंगा कि जो उसके दिमाग में आइडिया आ रहा है, वो शेयर करे। तो पहला सवाल है, व्हाई इज सप्लायर सिलेक्शन सो इम्पोर्टेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन? कि सप्लायर सिलेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो इसका कोई आंसर देगा एक एक करके, और जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा है। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, पहला लिखा हुआ है, व्हाई इज सप्लायर सिलेक्शन सो इम्पोर्टेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन? एज अ ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर सिलेक्शन क्यों जरूरी है? बिल्कुल सर, इसलिए कि अगर हम देखा जाए तो अगर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले वो सप्लायर, अगर हम जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन में बहुत सारे हमारे पास सप्लायर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके पास जो है वो क्वालिटी अच्छी है। अगर क्वालिटी ऑलमोस्ट सब दे रहे हैं तो उसके बाद हम कॉस्ट पे चले जाएंगे। अगर कॉस्ट का डिफरेंस जिसके पास कम होगा तो फिर हम उससे प्रोडक्ट लेंगे अपना। इसी तरह और पैरामीटर्स देखा जाएगा कि उसकी लॉजिस्टिक्स क्या है, वो सप्लायर जो अपने सप्लाईज हमें कर रहा है प्रोडक्ट वगैरह, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके आने में ज्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रही। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद कस्टमर अगर हमें बोलता है कि अगर हमें जो है वो इसी सप्लायर से चाहिए, तो फिर हम अपनी पैरामीटर्स उसको दिखाते हैं। मतलब इस तरह की सारी चीजें जो है सामने रखते हुए हम बहुत सारे सप्लायर को देख रहे होते हैं। तो ये सिलेक्शन हम क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें जो है वो कम से कम कॉस्ट में जो है वो हर चीज मैनेज करनी होती है। तो इस वजह से हम सिलेक्शन की तरफ जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं। सही है, और कोई? क्योंकि सबका इनपुट चाहिए मुझे, ये नहीं सर होगा जब चलिए। हम हाँ हाँ जब बोलो। वो सप्ल जब वो बायर दे देगा, हमारा कस्टमर हमें जब वो सप्लायर का नाम मेंशन कर देगा टेक पैक में, अगर तब तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी तब। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने नॉमिनेशन नहीं की, अब हाँ बताएं वो सप्लायर क्यों तब जरूरी है? ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी। हाँ अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी जब वो नाम दे रहा है, तो उसके बाद से शुरू हो जाएगी। तो हम उसमें ये ब्रेन देखेंगे स्टॉर्मिंग कि तो अभी हमारे। आप लोगों के साथ परफॉर्म हो रही है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सप्लायर सिलेक्शन क्यों जरूरी है। जी सर। तो इसमें हम जो है वो ये देखेंगे, एजा मैं अगर जो सप्लाई करना सिलेक्शन करने जाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि उसका प्रोडक्ट जो क्वालिटी है किसकी अच्छी है, उसकी मतलब स्ट्रेंथ क्या रहेगी मेरे प्रोडक्ट के लिहाज से, और जो मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ वो कितनी उसकी कॉस्ट इफेक्टिव, मुझे कॉस्ट उसकी कैसे पड़ रही है उसकी। तो ये मैं अपनी कॉस्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से लूंगा। तो ये अगर आप बात करोगे क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है, अगर आप कह रहे हो कि क्वालिटी में मैं देखूंगा, तो क्वालिटी में फिर आप सारी चीजें देखोगे, स्ट्रेंथ और उसकी परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें, ये एक वर्ड डिफाइन कर रहा है। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो वो फिर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है, फिर उसकी लेंथ भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, उसकी विड्थ भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, उसमें जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, उसमें जो कलर रिक्वायर्ड है वो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अगर आप बोल रहे हो कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, इट मीन्स वो सारी स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल कर रहा है। और फिर एक बात होती है क्वालिटी, इनके अलावा और कोई पॉइंट ऐड करें? हेलो, कोई पॉइंट ऐड करें इनके अलावा? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
जी सर आ रही है। हाँ तो और कोई भी तो जी इसमें सर, आपकी कमेंट आवाज आ करे। रही है, बिल्कुल सर। हाँ तो आप लोग पार्टिसिपेट तो करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 बंदे बोलेंगे। सही है, अब कोई नहीं बोलेगा। अबे बोल। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। What can result in your company from having the incorrect supplier? सही है, पहले हमने बात की कि आपके लिए सप्लायर सिलेक्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। सेकंड हमारा सवाल है व्हाट कैन रिजल्ट इन योर कंपनी फ्रॉम हैविंग द इनकरेक्ट सप्लायर, कि अगर आपने इनकरेक्ट सप्लायर ले लिया तो उसके क्या नुकसानात हैं। उमेर जट, उमेर जट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो? यस सर, आई आर प्रेजेंट। अच्छा तो बताओ फिर सेकंड वाले का मुझे आइडिया दो कि अगर हमने गलत सप्लायर ले लिया तो उससे हमारी कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा। सर क्या गलत ले लिया? वॉइस नहीं क्लियर आई सर। व्हाट कैन रिजल्ट इन योर कंपनी फ्रॉम हैविंग द इनकरेक्ट सप्लायर, अगर आपने इनकरेक्ट सप्लायर ले लिया या गलत सप्लायर को सेलेक्ट कर लिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कंपनी पे उसका। सर प्रोडक्शन काफ़ी उसमें स्लो हो जाएगी और कंपनी लॉस में जाएगी। प्रोडक्शन कैसे स्लो होगी? सर रेपुटेशन खराब होगी कंपनी की। मैं अभी उमेर जट से बात कर रहा हूँ। हाँ उमेर, किस तरीके से प्रोडक्शन स्लो होगी? सर जैसे सप्लायर जैसे हमें सर मटेरियल वगैरह फराहम करते हैं, अगर हमारे वो सही ना हो तो उससे हमें प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आएंगी। सही है, और सर जाहिर बात है ये हमें करेक्ट सप्लायर मिलेंगे तो उससे हमारी प्रोडक्शन सही जाएगी, लॉस में नहीं जाएगी। सही है। हाफिज अरसलान, हाफिज अरसलान, हाफिज अरसलान एब्सेंट है। हेलो, हाफिज अरसलान एब्सेंट है। शेख अब्दुल रहमान, यस सर। बताओ अगर हम गलत सप्लायर चूज कर लें या सेलेक्ट कर लें तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी हेलो। ऑर्गेनाइजेशन पे। इफ वी सेलेक्ट अ रॉन्ग सप्लायर और जी सर, इनकरेक्ट सवाल सप्लायर। सर बताएंगे एक दफा? सवाल बेसिकली वो है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, पॉइंट नंबर सेकंड, जी सर। कि अगर आप गलत सप्लायर को सेलेक्ट कर लो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। सर अगर हम गलत सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं सर, इस पे हमारी कंपनी पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा सर, नाम खराब होगा। और सर आगे जाके जैसे जो दूसरे जो कस्टमर हैं उन वो भी देखेंगे इसके, एक कस्टमर ने रिजेक्ट करा है तो फिर वो भी आगे इनसे वर्क नहीं लेंगे सर। चलो सही है, ओके। और कोई बताएगा? उमैर, जफर, इब्राहिम, अली, एनीवन एल्स, सर साकिब? सर इसमें इसमें इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर हम लोग हमारा प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक क्वालिटी का है, अगर हमारे हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड उसके मतलब सप्लायर से मैच नहीं करेंगे तो हम लोग उससे परचेज नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं, तो हम लोग उन एक्सपेंसेस को भी देखेंगे कि विद इन रेंज विद इन डोमेन है। अगर होंगे तो हम लोग वो सप्लायर की सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। सही है, और कोई इनपुट देना चाहेगा? एनीवन एल्स? देखो
अगर हमने गलत सप्लायर सेलेक्ट कर लिया तो देयर आर चांसेस कि हमें जो मटेरियल मिल रहा है या जो हम गुड्स ले रहे हैं अपने सप्लायर से वो क्वालिटी प्रोडक्ट ना हो। सही है। अगर मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ और अगर मेरे सप्लायर जो मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो अप टू द मार्क नहीं है या क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है या एज पर मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे ऑर्डर कंप्लीशन करने में टाइम लगेगा। या जब मैं ऑर्डर कंप्लीट करूं तो वो हो सकता है एज पर मेरे बायर की रिक्वायरमेंट ना हो, और जब मैं उसे शिप कर दूं तो हो सकता है मेरा कस्टमर कंप्लेन करके मेरे जो ऑर्डर है उस पर मुझे क्लेम दे सकता है, या मेरे फर्दर जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल कर सकता है। सही है। मार्केट के अंदर मेरी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। सही है। उसको देखे देखी और बायर्स भी मेरे से अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। तो having a good supplier or having a correct or right supplier is very important for your organization. एक तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है अगर आपका सप्लायर अच्छा हो, और बाकी दूसरी चीज़ होती है कॉस्टिंग। वो तो हर फैक्ट्री लाजमी करती है जब वो किसी सप्लायर से डील कर रही होती है। बाज़ औक़ात कम प्राइस के चक्कर में हम गलत सप्लायर्स को एन कर लेते हैं, फिर बाद में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है हमने कम पैसे के लिए जिस सप्लायर को सेलेक्ट किया उसके पास वो कैपेबिलिटीज ही ना हो, या वो टाइम पे वो ऑर्डर ही पूरा ना कर पाए। चलो सप्लायर सही है, गुड्स भी हमें सही दे रहा है, लेकिन वो उतना कैपेबल ही नहीं है कि वो टाइम पे अपने ऑर्डर को पूरा कर सके। अच्छा, एक चीज़ होती है एफिशिएंसी, एक चीज़ होती है इफेक्टिवनेस। इनका डिफरेंस पता है आप में से किसी को कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होता है? अगर आपको ये इन दोनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा तो फिर आपको मेरी कैपेबिलिटी वाली बात समझ आ जाएगी। बताएगा कोई कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है? ये है कि कम वक्त में हम जो है सर एफिशिएंसी ये होती है कि हम अपना प्रोडक्शन जो है ज़्यादा निकालें, या फिर वो कम वक्त में या वक्त के अंदर हम अपना टारगेट कंप्लीट कर लें, या अच्छी तरीके से किसी काम को परफॉर्म करना, वो एफिशिएंसी हो जाती है। और सर जो इफेक्टिवनेस उस काम के अंदर जो है हम कैसा हम अपना उस काम को कर रहे हैं, मतलब वो हमारा मेथड या वो वे हमारा जो उस काम को करने के लिए एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो इफेक्टिवनेस होगी उसकी। और कोई? इब्राहिम तुम बताओगे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में सर डिफरेंस क्या हमारी है? सर हाँ, बताओ एफिशिएंसी बताओ उमर, एफिशिएंसी उमर बताओ। हमारी बेसिकली सर एफिशिएंसी बेसिक अबू बकर हमारी सर। होती है कि हम लोगों को कितने प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, हम लोग उतने प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इफेक्टिवनेस हमारी ये होता है कि क्या हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि हमारी एक डोमेन होती है, हम लोग इंडस्ट्री जो हमारी मतलब एक दिन में इतने प्रोडक्ट जो है वो मतलब प्रोड्यूस कर सकती है, तो क्या वो हमारा जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट है। लेकिन इफेक्टिवनेस हम लोग ये देखें कि एफिशिएंट होने के बाद हम लोग का किस हद तक इफेक्टिव है, मतलब आया कि हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी जो नीड्स हैं वो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उमर तुमने काफी हद तक चीजें बेहतर बताई हैं, सही बताई हैं। और कोई इसमें ऐड करेगा या मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं? सर वही है कि मतलब जो हमारी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ आ रही है। सर यही है कि एफिशिएंसी मतलब जो हमारी मतलब के जो प्रोडक्ट है, हम जो मतलब वेस्टेड टाइम जो है लीस्ट वेस्टेड टाइम हो, मनी हो, वो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी, एफर्ट हमारी कम लगे। बेटा देखो, एफिशिएंसी का तो सिंपल सा फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट। सही है कि जी सर। आपने क्या इनपुट दिया उसके बिहाफ पे आपका क्या आउटपुट आया, तो आउटपुट टू इनपुट रेशियो आपका एफिशिएंसी आता है। सही है। जो फ्लोर के ऊपर हम एफिशिएंसी निकालते हैं वो इसी तरीके से निकाल रहे होते हैं कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, कि हम कितनी हमारी एफिशिएंसी है अगेंस्ट आर इनपुट।
इफेक्टिवनेस होती है टारगेट से रिलेटेड, इसके अंदर इनपुट का कोई चक्कर नहीं होता। आप अपने जो आउटपुट है उसको टारगेट से मैच कर रहे हो, तो अगर आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हो इट मींस यू आर इफेक्टिव। सही है। इफेक्टिवनेस में आप ये नहीं देखते कि आपने कितना रॉ मटेरियल दिया या आपने किस एफिशिएंसी पर उस टारगेट को अचीव किया। आप जस्ट देख रहे हो कि आपने जो टारगेट सेट किया है या आपने जो आउटपुट सेट किया है, क्या आपका आउटपुट उस टारगेट को मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आप अपनी टारगेट को मैच कर रहे हो तो आप इफेक्टिव हो। अगर आप अपनी रॉ मटेरियल को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो आप एफिशिएंट हो। ये दो डिफरेंस है। क्लियर है? सर एफिशिएंट दोबारा बता देंगे? एफिशिएंसी क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आपने कितना रॉ सर मटेरियल, कितना आपने यूज किया, उसके बेस पे क्या आपका आउटपुट मिला। जैसा आप दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल लेते हो वो आपकी एफिशिएंसी है। ठीक है सर। सही है। तो जो मैं इनकरेक्ट सप्लायर की बात कर रहा था, अगर आपने किसी इनकरेक्ट सप्लायर को ऑर्डर दे दिया, भले वो बहुत अच्छा सप्लायर है, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें वो इफेक्टिवनेस ही नहीं है कि वो तो भी आप सफर करोगे। तो आप ये सारी चीजें देखते हो कि आप सिर्फ ये नहीं देखते कि आपका जो सप्लायर है उसकी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, आप देखते हो कि क्या वो इफेक्टिव साबित होगा, क्या उसमें इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो आपकी जो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पूरा कर सके। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? जी जी सर जी। सही है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू व्हेन फाइंडिंग अ सप्लायर। अच्छा, आपने सप्लायर मिल गया, अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप किन किन चीजों को देखते हैं, बताएं आप लोग। प्लीज एक्सप्लेन कि जब आप एक सप्लायर फाइंड करते हो या आप देख रहे होते हो तो क्या चीजें होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, जी सर आ रही है आवाज। ओके, तो बताएं फिर, अगर आप एक सप्लायर देखते हो तो आप लोगों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सर इम्पोर्टेंट तो इसमें ये होगा कि वो प्रोडक्ट किस हिसाब से बना रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट बनाने की, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें मेजर जो होगा यही होगा। और प्रोडक्ट उसकी को, वो सर और हाँ उसकी ये वो कि हमें कॉस्ट हेलो कॉस्ट जो है वो हाँ, भी हेलो हमारे लिए मेजर हो सकती है कि हम उसको देखेंगे वो हमें किस कॉस्ट पे देता है, वो फाइंड करना कि उसकी कॉस्ट दूसरे से कस्टमर एक ही क्वालिटी का वो भी प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन हमें वो लेस में दे रहा है उससे, तो वो भी बड़ी हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है ये चीजें। ओके। उमर जफर कुछ कह रहे थे? सर यही क्वालिटी और कॉस्ट जो ये दो मतलब पैरामीटर ऐसे हैं जो हम लोग देखेंगे, और क्वालिटी और कॉस्ट पे हर जो इंडस्ट्री है वो बेस कर रही होती है। तो हम लोग यही दो पैरामीटर देखेंगे, अगर मैच करेंगे तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सही है। और कोई इनपुट देना चाहेगा या मैं एक्सप्लेन करूं? चले, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस्टर साकिब ने अपना इनपुट दिया और उमर जफर ने, तो दोनों जो अपना फोकस रखा वो क्वालिटी पे रखा और प्राइस पे रखा। एक चीज मैंने पहले अभी डिस्कस की थी कि मैंने देखना है कि उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है,
उसमें वो कैपेबिलिटीज कैसी हैं या नहीं है, क्या उसके पास, क्या वो सप्लायर इतना कैपेबल है कि वो टाइम पे मुझे मेरा ऑर्डर डिलीवर कर दे। उसके लिए भी फिर आप इवेल्युएट करते हो, उसका सिस्टम देखते हो, उसका प्रोसेस देखते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो आप उसकी कैपेबिलिटी भी तो देखोगे। मैंने फिर आपको ये बोला कि आपने देख लिया एक सप्लायर की कॉस्ट अच्छी है, ये वो क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है, लेकिन क्या वो आपको टाइमली वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपने उसकी कैपेबिलिटी भी देखनी है, आपने उसमें देखना है कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। ये क्वालिटी और कॉस्ट तो हर कोई देखेगा देखेगा, लेकिन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को भी देखती है। क्या ये सप्लायर टाइमली मुझे मेरा गिवन ऑर्डर प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। सही है, क्लियर है। जी सर। सही है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वो कुछ सर्टिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड होती है, ISO 9000 की सर्टिफिकेशन उसके पास है या नहीं है। तो ये सारी चीजें भी फिर आप, वो तो खैर मोस्टली सप्लायर्स के पास होती हैं, क्योंकि इनके बगैर तो ऑर्डर ही नहीं मिलता। ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कस्टमर की या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ISO की, वो सर्टिफाइड हैं या नहीं है। उसके बाद फिर आप क्वालिटी देख रहे होते हो, कॉस्ट देख रहे होते हो, और फिर उसकी कैपेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीजें आप देख रहे होते हो। सही है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े हम। जी सर। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। जी सर। ओके ओके। अब हम किस तरीके से हम सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं और उसकी इवैल्यूएशन किस तरह की होती है। तो इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर सप्लायर सिलेक्शंस। तो सबसे पहले तो देखोगे कि आपकी नीड क्या है सप्लायर सिलेक्शन की, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है तो उसके करंट सप्लायर्स भी होते हैं। सही है, तो अगर आप नए सप्लायर पे जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। एक नंबर वन क्या हो सकता है कि बायर की तरफ से नॉमिनेशन है, चलो ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि करंट सप्लायर्स आपकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, या उनकी कॉस्ट में फ्लक्चुएशन आ रही है, या वो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको नहीं दे पा रहे। सही है, या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप पहले नोट करोगे कि नए सप्लायर्स के ऊपर अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे नीड क्या है, क्या मेरे करंट सप्लायर्स मेरी जो नीड्स हैं या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पूरा नहीं कर पा रहे, या उनका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं रहा, या जो वो टेक्नोलॉजी या यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है। सही है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी से उसकी कॉस्ट कम हो गई है। तो XYZ एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू न्यू, आपको पता होगा कि वो कौन से फैक्टर्स या पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से आपको नए सप्लायर के ऊपर जाने की जरूरत पड़ रही है। तो जब भी आप सप्लायर्स की वैल्यूएशन करोगे तो आप नए सप्लायर्स की तरफ जा रहे होगे, तो सबसे पहले आप नीड देखोगे कि व्हाट इज द नीड, कि मैं नए सप्लायर्स के ऊपर क्यों जा रहा हूँ। आइडेंटिफाई की सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स, कि जो सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो चीज़ आप सोर्स करने जा रहे हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए, या कौन सी कस्टमर ने बोला है कि ये वाली सर्टिफिकेशन मुझे रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट या वो सर्टिफिकेशन आपके करंट सप्लायर्स के पास नहीं है। तो ये एक रीज़न हो सकता है आप नए सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करते हो या उनको सर्च करते हो। उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि भाई किस तरीके से मैं वैल्यूएट करूंगा, किस तरीके से मैं अपने ऑर्डर को डेवलप करवाऊंगा, किस तरीके से मैं उनसे गुड्स लेके फिर कस्टमर से उसको अप्रूव करवाऊंगा। सारी चीज़ें आप पूरी उसकी एक स्ट्रेटेजी क्या करोगे, डिटरमिन करोगे। आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लाई सोर्सेस, तो इसके अंदर आप देखोगे कि पोटेंशियल सप्लायर्स कौन कौन से हैं।
कि आपने काफ़ी सारे सप्लायर्स को बुला लिया, उनसे मीटअप कर लिया। मीटअप करने के बाद आप बोलोगे कि आउट ऑफ देम 3 आर पोटेंशियल जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। फिर आप उनको अपनी क्यूरीज देके उनसे गुड्स डेवलप करवा के फिर कस्टमर से अप्रूव कराओगे, तो पूरा उसका एक प्रोसेस होता है। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो, तो आपको कॉस्ट भी कम हो, आपका प्रोडक्ट भी क्वालिटी प्रोडक्ट हो और आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हो। तो एटलीस्ट इन 3 चीज़ों को तो आप लाजमी देख रहे हो। तो इसके अलावा भी और पैरामीटर्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ वेरी कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। सही है। उसके अलावा नेक्स्ट इसका पॉइंट है लिमिट सप्लायर्स। जो पोटेंशियल सप्लायर्स है आप उसे कंसिडर करोगे, जो पोटेंशियल नहीं है या फिर आप उन्हें एलिमिनेट कर दोगे, तो उनको लिमिट करोगे। डिटरमिन द मेथड ऑफ सप्लायर एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन। फिर आप किस तरीके से सप्लायर्स की, जो आपने पोटेंशियल सप्लायर्स जिनको आपने कंसीडर किया है, आप उनको किस तरीके से एवेल्युएट करोगे। सही है। आप उनको एवेल्युएट किस तरीके से करोगे कि भाई तीनों की आप कॉस्टिंग देखोगे, तीनों का प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे आपस में। तो उनकी सारी चीज़ों को आपस में क्या करोगे, कंपेयर करोगे। सही है। बाद औकात क्या होता है, एक कंपनी डिफरेंट सप्लायर्स के साथ काम कर रही होती है। एक सप्लायर्स के साथ काम करने में क्या नुकसान होते हैं कि सप्लायर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका क्या होगा, एक हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आ रही है अभी। तो बेटा मैं कहाँ पे था? जी सर, आ रही। लास्ट क्या? कंपेयर करेंगे, आपने बताया कि पोस्ट क्वालिटी को कंपेयर करेंगे मुख्तलिफ सप्लायर्स की। हाँ, जो अब हम उन्हें किस किस बिहाफ पे वैल्यूएशन कर रहे हैं, इट्स अप टू अस। हमने क्या क्राइटेरिया सेट किए हैं, जिन सप्लायर्स को हमने कंसीडर किया है, आप उन सब से डेवलप करा सकते हो, सबसे कॉस्टिंग करा सकते हो, आप किसका सैंपल कितना अच्छा है। हो सकता है नया सप्लायर हो, आप रिस्क ना लो, आप 3 सप्लायर्स के साथ काम भी कर सकते हो कि आपने एक सप्लायर को ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर सप्लायर किसी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सप्लायर की उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो नए सप्लायर होने की वजह से आप अपने जो ऑर्डर है उसे स्प्रेड भी कर सकते हो, 3 सप्लायर्स को भी अपना ऑर्डर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको 10 लाख टैक्स चाहिए, या आपको 1 लाख टैक्स चाहिए, तो आप 25,000 एक को दे दो, 50,000 एक को दे दो। इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को स्प्रेड भी कर सकते हो। सही है। उसके बाद जब आप श्योर हो जाओ तो फिर आप निगोशिएशंस कॉस्टिंग के ऊपर भी आ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। सही। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? नो सर। जो हमारा पहला था, रिकॉग्नाइज नीड फॉर सप्लायर सिलेक्शन,
कि वाई आर यू लुकिंग फॉर अ सप्लायर। जो मैं आप सबसे पहले जो हमने बात की थी, जब हम सप्लायर सिलेक्शन करेंगे तो हम नीड देखेंगे कि हमने सप्लायर सिलेक्शन क्यों करनी है। तो एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो करंट सप्लायर है उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा हो और आप उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन ना हो, तो आप किसी और सप्लायर्स के को देख सकते हो। सही है। प्रॉब्लम्स विद द करंट सप्लायर, सही है, आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, या टाइमली आपके ऑर्डर्स आपको नहीं मिल रहे, या कुछ क्वालिटी का या कॉस्ट का या एक्सवाइजेड किसी भी चीज़ का इशू आपको आना शुरू हो गया, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई विद योर सप्लायर्स, तो फिर आप दूसरे सप्लायर्स की तरफ जाते हो। या हैव अ न्यू प्रोडक्ट, या आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपके करंट सप्लायर्स के पास मौजूद नहीं है, या उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है या वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसका जो रॉ मटेरियल है या उसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो उनको पूरा कर सकें, तो फिर आप न्यू सप्लायर्स की तरफ मूव होते हो। सही है। तो नए सप्लायर्स की क्या आप कब देखते हो? या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है किसी प्रीवियस सप्लायर से, या आपके कुछ इश्यूज चल पड़े हैं आपके करंट सप्लायर से, या आपने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो उसके लिए आपको नए सप्लायर्स की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? नो सर। सही है। ये दूसरा इसका पॉइंट आ गया कि आइडेंटिफाई की सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स। सही है। व्हाट डू यू रिक्वायर फ्रॉम योर सप्लायर्स, कि जो सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं आपके सप्लायर्स से। सही है। योर आर योर रिक्वायरमेंट्स इन अलाइन विद कंपनी गोल्स एंड मिशन। सही है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन या गोल्स है उससे अलाइन होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी चीज़ उससे डेवलप करवा लो जो आपकी कंपनी की जो गोल्स हैं और मिशंस हैं उनसे अलाइन ना करे। अब ये किस तरीके से हो सकता है कि आप कुछ गलत चीज़ ऑर्डर करवा लो या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ना हो, तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन में रहते हुए काम करना है। आप कोई ऐसी चीज़ डेवलप ना करा लो जो कि आपकी कंपनी की जो मिशंस हैं उनसे उनकी अलाइनमेंट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है कि वो अपनी कंपनी के जो एम्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करे। हर डिपार्टमेंट के अपने एम्स होते हैं। जब सारे डिपार्टमेंट अपने अपने एम्स को पूरा करते हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का मिशन या गोल फुलफिल हो रहा होता है। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, कंसीडर कार्टर्स टेंसी ऑफ सप्लायर सिलेक्शन। तो बेसिकली एक क्राइटेरिया बना हुआ है, अब इट्स अप टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो उसको पूरा करे ना करे। 10C यानी कि 10 वर्ड्स हैं जो सी से शुरू होते हैं। अब हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन 10 में से 4 उसके लिए वो पैरामीटर्स हों, किसी के लिए 5 हों, किसी के लिए 6 हो, कोई उन पूरे के पूरे 10Cs को देखता हो, या हो सकता है कोई उनसे भी ज़्यादा उसका और स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स या पॉलिसी हो। तो बेसिक ये कार्टर्स के 10Cs हैं। एक क्राइटेरिया उसने डिफाइन कर दिया है। जब आप नए सप्लायर्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने इन 10C कार्टर्स क्राइटेरिया को देखना है। तो मैं फिर ये कहूँगा कि ये कोई बाइबल नहीं है, इट्स अप टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो उसे कितनी हद तक इस चीज़ को देखते हैं। तो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सप्लायर सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत आसान हो, और हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्राइटेरिया बहुत मुश्किल। तो वो क्राइटेरिया क्या है? वो ये है, कार्टर्स 10 Cs ऑफ सप्लायर सिलेक्शन। तो एक तो देखता है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी से क्या मुराद है, कौन बताएगा?
सर कॉम्पिटेंसी से ये होगा कि दूसरा वो जो बना रहा है सप्लायर, उससे वो हमारा जो सप्लायर है कितना कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट से मुराद है क्या उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ये जी सर। इतना वो कॉम्पिटेंट है, इतनी उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है कि वो जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं उन स्पेसिफिकेशंस या उस स्टैंडर्ड को मैच कर सके जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैच करती है। सही है, क्लियर है। क्लियर है। जी जी सर। और दूसरी चीज है कैपेसिटी। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको बताया कि क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है या नहीं है, ये इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट आ गया कि जो ऑर्डर आपने उसको दिया है क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी या वो इतना केपेबल है कि वो उस ऑर्डर को पूरा कर सके। तो कैपेसिटी यहाँ पे वो चीज़ बता रही है, इफेक्टिवनेस वाले पॉइंट को ये डिफाइन कर रही है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ क्वांटिटी पूरा कर सकता है नहीं कर सकता टाइमली। क्लियर है। जी जी सर। सही है। तीसरा है कंसिस्टेंसी। क्या वो कंसिस्टेंटली आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है नहीं दे रहा, कि एक दफा ऑर्डर पक्का करने के लिए उसने आपको अच्छा प्रोडक्ट दे दिया लेकिन नेक्स्ट ऑर्डर्स में क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी गिर रही है। तो हर ऑर्डर में उसका प्रोडक्ट एक जैसा है या नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो उसमें कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। तो पहला क्या, कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी, अब आ गया कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंट होना चाहिए उसे अपने प्रोडक्ट को लेके। ये क्लियर है। जी सर। फिर चौथा जो पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, कि आप जाके वहाँ पे प्रोसेस भी देखते हो कि उसके जो प्रोसेस हैं वो कंट्रोल हैं या नहीं है। कहीं कोई ऐसे प्रोसेस तो नहीं है जो कि बैंड है, या कुछ वो ऐसी वेस्ट निकाल रहा हो जो कि आपके इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हो, उसका प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को भी आप देख रहे होते हो। सही है। मैंने जब भी आपको पहले ही बोला कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, हो सकता है वो इनमें से 4C को फॉलो करते हो, 5C को फॉलो करते हो, लेकिन यहाँ पे एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जो इन सारे C's को देखती है बिफोर सेलेक्टिंग अ सप्लायर। सही है, क्लियर है। जी सर। उसके बाद उसकी प्राइसिंग, ऑफ कोर्स यहाँ पे कंसिस्टेंसी और कॉम्पिटेंसी में क्वालिटी की बात हो गई। उसके बाद हमारी कॉस्टिंग आ गई, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आप जब आप छोटे पर रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे होते हो तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इवन पैसों का डिफरेंस भी आपको इन द एंड एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। तो आपकी कॉस्टिंग किस तरह की है, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सही है, क्लियर है। जी सर। सही है। जी सर। जी उसके बाद आ गया कमिटमेंट टू क्वालिटी, कि वो क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज में उसकी कितनी कमिटमेंट है, उसका वो क्वालिटी को कितना रेट करता है या क्वालिटी को कितना हाई रेट करता है, या क्वालिटी उसकी नज़र में क्या है, तो उसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी किस तरह की है। सही है। 6 पॉइंट ये है। चलें आगे चलें।
जी सर। सही है। उसके बाद बात हो रही है उसके पास फाइनेंस कितना, मतलब फाइनेंस से मुराद है कि आप कभी भी किसी सप्लायर को ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर डिलीवरी के बाद उसकी पेमेंट होती है, मतलब आप एडवांस में पेमेंट नहीं करते, तो क्या उसके पास इतना फाइनेंस मौजूद है कि वो आपके ऑर्डर को कंप्लीट कर सके, क्योंकि पेमेंट तो आप उसे बाद में करोगे। सारी चीजें आप देख रहे होते हो बिफोर सेलेक्टिंग अ सप्लायर। क्लियर है ये वाला पॉइंट? जी सर। सही है। उसके बाद उस क्लीन कितना है, या हाउस कीपिंग से रिलेटेड बात हो रही है। 5S सारी चीजें, लीन मैन्युफैक्चरिंग, वेस्टेज कंट्रोल वाली बात आ गई यहाँ पे, क्लीनलीनेस वाली बात आ गई यहाँ पे, हाउस कीपिंग किस तरह की है उसकी, कि आप उस सप्लायर की फैक्ट्री में जाओ हर चीज मैसअप हुई हुई है, हर चीज गंदी हुई हुई है। सही है। तो चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपके ऑर्डर के अंदर कुछ गलत चीज लग जाए, या किसी और ऑर्डर की गुड्स किसी और ऑर्डर में लग जाए। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं कि उसकी हाउस कीपिंग किस तरह की है, उसकी लाइन किस तरह की सेट हुई हुई है, उसकी जो टूल्स हैं, जो सारी चीजें हैं, जो हर रॉ मटेरियल का अलग अलग जो रॉ मटेरियल मौजूद है वो अलग अलग स्टैक हुआ हुआ है, सारा मैसअप तो नहीं हुआ हुआ, फ्लोर गंदा तो नहीं हुआ हुआ। तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर कल्चर और रिलेशनशिप की बात हो रही है कि किस तरह का कल्चर है वहाँ पे, किस तरह के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह का आपस में कैसी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उनकी। सही है। किस तरीके से अपने लेबर्स को ट्रीट कर रहे हैं, कैसा उनका रिलेशनशिप है। और लास्ट बात कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन किस तरह की है। तो ये बेसिकली 10 C's हैं कार्टर के: कंपिटेंसी, कैपेसिटी, कंसिस्टेंसी, कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट, कमिटमेंट टू क्वालिटी, कैश, क्लीन, कल्चर एंड रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन। मैंने फिर बोला ये तो एक आइडियल सिनेरियो है। हो सकता है कि मैं जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं कॉम्पिटेंसी देखूं, मैं कैपेसिटी देखूं, मैं कंसिस्टेंसी देखूं, मैं कॉस्ट देखूं और कमिटमेंट टू क्वालिटी देखूं। अगर ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं तो मैं ऑर्डर दे दूं। सही है। हो सकता है एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिकेशन, यहाँ पे इंटर कम्युनिकेशन की बात की है या इंटर कम्युनिकेशन की बात की गई है? कौन सी? मतलब विद इन इंडस्ट्री, उनकी इंडस्ट्री, मतलब कम्युनिकेशन, इसकी बात हो रही है या हमारे साथ उनकी कम्युनिकेशन कैसी हुई हमारे इसकी साथ बात उनकी हुई है? कम्युनिकेशन, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। ये कोई एक्सटर्नल इंटरनल नहीं है। आपके साथ कम्युनिकेशन कैसी है, आप वहां जाके देखो वहां पे किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है। तो बेसिकली मैंने फिर ये बात वही बोली कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर चीज देखे। ये एक आइडियल सिनेरियो है। जैसे मैंने बोला कि मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन 4-5 मेन चीजों के ऊपर फोकस करूं, बाकी चीजों पे फोकस ना करूं। ये तो कार्टर्स की है ना, दिस इज नॉट बाइबल। ये कार्टर्स के 10 क्राइटेरिया है ऑफ सप्लायर सिलेक्शन। लेकिन मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन मैं बोलूँ कि भाई मेरे अपने क्राइटेरिया हैं, मैं इसमें से 4 क्राइटेरिया नहीं देखता। मैं नहीं देखता उनकी हाउसकीपिंग कैसी है, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि उनकी कॉस्ट कैसी है, उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उनकी कमिटमेंट टू क्वालिटी कैसी है, उनकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, उनकी कैपेसिटी कैसी है। अगर वो मेरे इन 5-6 पॉइंट्स को पूरा कर रहे हैं तो मैं नहीं देख रहा उनकी हाउसकीपिंग कैसी है, उनकी कम्युनिकेशन किस तरह की है। ये तो एक आइडियल सिनेरियो है। सही है। बेसिकली कार्टर्स ने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया था कि जब हम सप्लायर को सिलेक्शन कर रहे हो तो हम इंटेंसी वाले क्राइटेरिया को देखें, तो हमारा जो सप्लायर होगा वो बहुत अच्छा होगा अगर वो इंटेंसीज के ऊपर आता है तो। देखो ना यहाँ पे उसकी, अगर हम इंटेंसीज को देखें तो हमारा, अगर कोई सप्लायर इंटेंसीज के ऊपर पूरा आ रहा है इसका मतलब वो कॉम्पिटेंट भी है, उसमें कंसिस्टेंसी भी है, उसमें कमिटमेंट टू क्वालिटी भी है, कंट्रोल ओवर प्रोसेस भी है, उसमें हाउसकीपिंग भी है, उसकी कम्युनिकेशन भी है, उसका कल्चर भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ हुआ है। सही है। उसके पास फाइनेंस का भी कोई इशू नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आप इमेजिन करो किसी भी सप्लायर को जो इंटेंसीज ऑफ कार्टर क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है,
तो वो एक आइडियल ही सप्लायर होगा, ऐसा ही है। ऐसा है या नहीं है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो। जी सर। हाँ क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? जी सर। जी सर। डिटरमिन सोर्सिंग स्ट्रेटजी कि हाउ मनी सप्लायर्स आर यू गोइंग टू नीड। जैसे मैंने बताया कि आप नए सप्लायर हैं, आपको सिंगल सप्लायर से काम करना है या मल्टीपल सप्लायर से काम करना है। एक सप्लायर से काम करते हुए हो सकता है आपके दिल में डर हो कि नया सप्लायर है, ऑर्डर पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो आप मल्टीपल सप्लायर्स को वो ऑर्डर दे दो। सही है, तो आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह की है? आपने एक सप्लायर के साथ काम करना है या मल्टीपल सप्लायर्स के साथ काम करना है? क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। अच्छा मुझे 1 मिनट का ब्रेक दो, 1 मिनट का, मैं आता हूँ बस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है आपको, डिटरमिन सोर्सिंग स्ट्रेटेजी तक? जी सर। अच्छा, किसी का जी कोई सर। सवाल अभी तक? किसी का कोई सवाल अभी तक? किसी का कोई सवाल अभी तक? हेलो, नो सर। चलो हम आगे चलते हैं। फिर हमारा है आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लाई सोर्सेस। Where can you find your suppliers? Simple brainstorming activity will generate a long list of possibilities. कि जो हमारी हेडिंग थी आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लायर्स, तो हमें पोटेंशियल सप्लायर्स कहाँ मिलेंगे? तो एक अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ करो तो आपको लिस्ट ऑफ सप्लायर्स मिल जाएगी कि आपका मार्केटिंग का जो हेड है वो 4 सप्लायर्स बता देगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला 5 सप्लायर्स बता देगा। तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जो आपकी एक्टिविटी होगी वो आपको नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ सप्लायर्स बता देगी कि आपको पोटेंशियल सप्लायर्स कहाँ मिल सकते हैं। सही है। लिमिट सप्लायर्स इन पूल, नैरो डाउन योर चॉइसेस। ये देखें आपके सप्लायर्स हैं A B C D E,
तो देखेंगे सप्लायर ए से आपने क्या किया, आपने उसको 100% ऑर्डर दे दिया, सही है। सप्लायर बी को क्या किया आपने, 75% एक ऑर्डर दिया, 25% एक ऑर्डर दिया। फिर सी को आपने क्या किया, सी में आपने उस ऑर्डर को फर्दर डिवाइड कर दिया। डी में आपके पास सप्लायर ज़्यादा हैं, ई में आपके पास सप्लायर्स ज़्यादा हैं, तो नैरो डाउन योर चॉइसेस। जैसे मैंने आपको मल्टीपल सप्लायर्स वाली बात की कि एक सप्लायर्स के ऊपर फोकस करने से बेहतर है रिस्क फैक्टर को कम करके आप नंबर ऑफ सप्लायर्स के साथ काम करो। सही है, क्लियर है? जी सर। ये सिर्फ बताया गया है कि मैं एक जगह ऑर्डर देने के बजाय अपने ऑर्डर को स्प्रेड भी कर सकता हूँ। अगर कोई नया सर वो सप्लायर है, फिर सर नए सप्लायर के अलावा अगर जो काम जैसे इधर 75-20% लिखा है तो मतलब एक ही वो बनवा रहा है, मतलब जैसे एक ही स्टाइल की चीज चल रही है, तो मतलब उसके पास बहुत ज्यादा वो क्वांटिटी में प्रोडक्ट आया हुआ है, तो वो चाहता है कि मुझे मतलब जल्दी जल्दी बनवाना है, वो मैन्युफैक्चरर। तो वो सप्लायर दो बनवा देगा, मतलब दो सप्लायर को आधा आधा करके दे देगा, किसी को या 75% दे देगा, किसी को 25% दे देगा, मतलब एक से नहीं बनवाएगा वो। सर टाइम देखो पे एक से भी बनवा सकता है, लेकिन मल्टीपल सप्लायर्स के ऊपर भी जा सकता है। इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन। जी सर। क्लियर है? जी जी। जी सर। Determine method of supplier evaluation and selection. Choose what you would like to evaluate, कि आपने किस सप्लायर को evaluate करना है। फिर आप उसे 10C के क्राइटेरिया के ऊपर देख सकते हो। Decide where you will gather your information from. सही है, आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिली, किस तरीके से आप उसे evaluate कर रहे हो। तो मेक सिलेक्शन फ्रॉम योर एवेल्युएशन, कि आपने कोई सप्लायर, जिन सप्लायर को आपने कंसीडर किया उन सप्लायर को आपने 10C के क्राइटेरिया के ऊपर एवेल्युएट किया कि इसमें कंसिस्टेंसी कितनी है, इसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, ये कितना कॉम्पिटेंट है, क्वालिटी से इसकी कितनी कमिटमेंट है, इसका प्रोसेस किस तरह का है, इसकी कैपेसिटी किस तरह की है। तो उन सिलेक्टेड या उन पोटेंशियल सप्लायर्स में से आप जो कंसिडर वाले सप्लायर्स हैं उनको फिर आप इवेल्युएट करोगे, और आफ्टर इवेल्युएशन जो आपका इवेल्युएशन में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैनेजमेंट में मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था डिसीजन मेकिंग का, वहाँ पे डिसीजन मैट्रिक्स है। तो डिसीजन मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम इसी तरह के डिसीजंस ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉस एक्सेल की शीट इमेजिन करो जिसमें रॉस हैं और कॉलम्स हैं। अब जो रॉस होती है ना, रॉस में हमारे क्राइटेरिया होते हैं। अब क्राइटेरिया क्या होगा रॉस में, एक में आप लिख दो कॉस्ट, एक में आप लिख दो कैपेसिटी, एक में आप लिख दो कॉम्पिटेंसी, 10Cs को आप लिख दो। वही क्राइटेरिया है ना आप लोगों का, समझ आ रही है आपको? सही है, क्लियर हो रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ? जी जी। डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, सही है। और कॉलम्स में आपने लिख दिया सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, सप्लायर डी। 4 सप्लायर्स हैं एक कॉलम्स में आपने लिख दिए, और रॉस में आपने क्राइटेरिया मेंशन कर दी। अब आप कॉस्ट में आ गए, 1 से 5 तक आपने रेटिंग करनी है, सही है। सप्लायर ए कॉस्टिंग में कैसा है, आप लिख दो 2, मतलब आउट ऑफ 5 आप रेट कर रहे हो, आपको सारी चीज़ों का पता है। सप्लायर बी के को आप कितना रेट कर रहे हो, सी को कितना रेट कर रहे हो, डी को कितना रेट कर रहे हो, सही है। इसी तरीके से फिर आप कमिटमेंट टू क्वालिटी में सबको रेट करोगे 1 से लेके 5 तक। फिर आप कंसिस्टेंसी को रेट करोगे, फिर आप क्वालिटी को रेट करोगे, फिर आप कॉस्ट को रेट करोगे, फिर आप जितने भी क्राइटेरिया आपने लिए में आप सबको रेट करोगे। और इन द एंड क्या कर लोगे, सप्लायर ए की सारी वैल्यूज को ऐड कर लोगे, सप्लायर बी की सारी वैल्यूज को ऐड कर लोगे, सी की सारी वैल्यू को ऐड कर लोगे, डी की सारी वैल्यू को ऐड कर लोगे। तो जिसका सम सबसे ज्यादा है आप उसको सेलेक्ट कर लो। एक तो ये तरीका है, इसे डिसीजन मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो उसकी इवैल्यूएशन एंड उसको सेलेक्ट।
ये तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया डिसीजन मैट्रिक्स का, जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए उसको एलोबरेट कर दिया। BCD आप कॉलम्स में रखो, रॉस के अंदर आप क्राइटेरिया रखो, 1 से 5 तक रेट करो और कॉलम्स को फिर ऐड कर दो। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आप उसका सेलेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये भी एक तरीका है डिसीजन लेने का। सही है, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? नो सर। सही है, सबको क्लियर है सारे? आज इतना जी इनफ है, आज काफी हो गया। तो बेटा ये 3-4 स्लाइड्स बाकी हैं, एंड हो रहा है बस, फिर हमारी थ्योरी एंड हो जाएगी मिड तक की। इसके बाद फिर मैंने आपसे थोड़ा सा मिड का डिस्कशन भी करना है। ये 2-4 स्लाइड्स बाकी हैं, फिर हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे, वो भी हार्डली 5 से 6 मिनट का होगा। सर 20 स्लाइडें बाकी, 7 स्लाइडें बाकी हैं अभी। हाँ तो छोटी छोटी स्लाइड है बेटा, मैं कह तो रहा हूँ हमारा वो खत्म हो रहा है यहाँ पे। सही है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर हमारी ठीक है सर। फिर हमारा थ्योरी का जो पार्ट है ना वो एंड हो जाएगा। ओके हो गया सर। फिर ये देखो, ये सारी चीजें वो हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे निगोशिएशन और सेलेक्ट सप्लायर। जैसे आपने क्या किया, मैंने आपको बताया, आपने डिसीजन मैट्रिक्स को यूज करते हुए अपने सप्लायर को सेलेक्ट कर लिया उस क्राइटेरिया के बिहाफ पे। जब आपने वो जो सम किया होगा उसमें एक सप्लायर का नाम आया होगा, फॉर एग्जांपल सप्लायर सी को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप उससे नेगोशिएशंस करोगे कि मैं मजीद प्राइसिंग के ऊपर बात करूं, या मैं मजीद क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करूं, या शेड चेंज की बात करूं, या रिक्वायरमेंट थोड़ी सी, मतलब निगोशिएशंस होंगी उसके बाद, कि आप किस तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हो, किस तरीके से ऑर्डर दे रहे हो, इस क्वांटिटी पे आप कितनी बार्गेनिंग कर रहे हो। सही है, चूज सप्लायर्स एंड एग्री टू टर्म्स, कि अपनी टर्म्स पे आप उसे एग्री कराओगे या उसकी जो टर्म्स होंगी आप उसे मानोगे। मतलब फाइनल आप एक मुआहदे की तरफ आओगे, एग्रीमेंट की तरफ आओगे। सही है, क्लियर है? तो अब जो स्लाइड्स है ना वो जस्ट कॉमन सेंस हैं, जो आप जस्ट उन्हें देखोगे आपको समझ आ जाएंगी। सही है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? जी सर। जी सर। जी सर। अब बेसिकली ये एक एग्जांपल थी कि MFG.com की एक एग्जांपल थी, मूव्स टू इंडिया टू बेटर पोजीशन themselves एज अ बायर, लुक्स टू स्पेसिफिकली इंक्रीज कॉम्पिटेंसी। तो उनके लिए क्या चीज़ थी कि उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़े, कमिटमेंट टू क्वालिटी उनकी अच्छी हो, और कैपेसिटी और लो प्राइस हो। तो अब यहाँ पे देखें इन्होंने जो कार्टर्स के जो 10 क्राइटेरिया थे उसमें से इन्होंने फोकस किसके ऊपर किया? कॉम्पिटेंसी के ऊपर फोकस किया, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया, कैपेसिटी के ऊपर फोकस किया, और लो प्राइस के ऊपर फोकस किया। तो ये एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल थी। अब यही चीज मैंने आपको पहले बोली है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीजें वेरी करती हैं। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन 4C पे बात करे, कोई 5C पे बात करे, कोई उसमें से 6C की बात करे। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं 10Cs के ऊपर करे, या उसके अलावा भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई अपना तरीकेकार हो सकता है। क्लियर है? जी सर। You and 3 others have narrowed the search down to 4 companies. Using Carter's 10C, you have chosen 4 factors you will use to evaluate and have also assigned each factor a weight percentage. अच्छा देखें, अब ये एक एग्जांपल दी हुई है कि आप 3-4 लोगों का ग्रुप है जिन्होंने सर्च करके कुछ कंपनीज को सर्च किया, और उन्होंने क्या यूज किया? कार्टर्स के 10C को उन्होंने यूज किया
और आपने उनमें से 4 फैक्टर्स जो कि ऊपर लिखे हुए थे कि उन्होंने कंसिस्टेंसी की बात की, क्वालिटी की बात की, कॉस्ट की बात की, जो ऊपर लिखे हुए थे ना, उसको उन्होंने कॉम्पिटेंसी की हाँ कॉम्पिटेंसी की बात की, उनको उन्होंने वेटेज दे दिया। अब उस वेटेज को क्या करेंगे, परफॉर्म अ वेटेड फैक्टर एनालिसिस टू डिसाइड वेदर द कंपनी टू इज द बेस्ट ऑप्शन। सही है। अब उन्होंने क्या किया, 4-5 कंपनियां चूज की, 4-5 कंपनियों में उन्होंने बोला कि मैं जिन चीजों पे वैल्यूएट करूंगा वो कॉम्पिटेंसी है, वो कंसिस्टेंसी है, वो कॉस्ट है, वो जो 4 उन्होंने फोकस किया। अब उन 4 फोकस को उन्होंने क्या किया, वेटेज देना शुरू किया। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई डिसीजन मैट्रिक्स में। सही है, समझ आ रही है आपको कि उन्होंने उन 10 में से उन्होंने उन 4 क्राइटेरिया लिए, उसमें कॉम्पिटेंसी आ गई, कंसिस्टेंसी आ गई, क्वालिटी आ गई, प्राइस आ गई। सही है। अब उन्होंने उन 4 या 5 जो भी उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स देखे, या 4 से 5 जो उन्होंने सप्लायर देखे, तो हर क्राइटेरिया को वेट देना शुरू किया अकॉर्डिंग टू सप्लायर, और एंड में क्या किया, उस वेटेज को ऐड कर लिया। तो जिस सप्लायर का वेटेज ज्यादा हुआ तो आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा उस सप्लायर के हक में। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ डिसीजन मैट्रिक्स के हवाले से। सही है, क्लियर है? जी सर। सही है। तो मैं इस तरह का आपको एग्जाम में सवाल भी दे सकता हूँ कि क्वेश्चन आपका इस तरह का आ सकता है कि भाई आपने सप्लायर को एक सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के जो क्राइटेरिया है वो मैं बता सकता हूँ, ये 5 क्राइटेरिया हैं। और आप इमेजिन करो, और इमेजिन करके आप सप्लायर ABC लिख के फिर उन्हें वेट करना शुरू करोगे कि तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि 4 सप्लायर्स हैं और 4 सप्लायर्स को सिलेक्ट करने के क्राइटेरिया ये हैं, किस तरीके से सप्लायर को सिलेक्ट करोगे। तो आप ऐसे ही करोगे, क्राइटेरिया रॉस में रखोगे, सप्लायर्स कॉलम्स में रखोगे, फिर उन्हें रेट करना शुरू करोगे 1 to 5 या 1 to 10, एस जो जिस तरीके से रेट करना चाहो। लेकिन रेटिंग का क्राइटेरिया एक होना चाहिए, अगर आप 1 से 5 रेट कर रहे हो तो 1 से 5, अगर आप 1 से 10 रेट कर रहे हो तो 1 से 10, अगर आप परसेंट में रेट कर रहे हो तो फिर सब परसेंट में। रेटिंग का क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। तो ये वाला सवाल आप कर लोगे एग्जाम में? जी सर कर रहे हैं। सही है। इसमें किसी को कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछ ले। सर एक दफा थोड़ा सा रिपीट कर दें। देखो सवाल इस तरह का होगा, मैं आपको बोलूंगा कि ये 5 क्राइटेरिया हैं जिसकी बिहाफ पे आपने सप्लायर्स को सेलेक्ट करना है, एंड आपके पास 3 या 4 सप्लायर्स हैं। तो आप क्या करोगे, पेंसिल से एक चार्ट बनाओगे जिसमें रॉस में आप लिखोगे क्राइटेरिया, और कॉलम्स में आप लिखोगे सप्लायर A, सप्लायर B, सप्लायर C, सप्लायर D। और फिर आप उसको जो भी आपने रेटिंग का फैक्टर है आपका, कि कॉस्टिंग में आप सप्लायर A को बोलोगे भाई 3 out of 5, फिर दूसरे को बोलोगे 4, फिर एक को बोलोगे इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है तो आप उसे 1 कर दोगे। फिर उसके बाद क्वालिटी कैसी है 1 2 3, फिर आप वो रेट करोगे। फिर कंसिस्टेंसी कैसी है, फिर उनका कॉम्पिटेंसी कैसी है, तो आप सबको इस तरीके से रेट करोगे। उसके बाद A की सारी वैल्यू सेट कर दोगे, B की सारी वैल्यू सेट कर दोगे, C की सारी वैल्यू सेट कर दोगे, और D की सारी वैल्यू सेट कर दोगे। फिर ऐड करने के बाद जिसका आंसर ज्यादा होगा, आप बोलोगे कि भाई मैं सप्लायर A को चूज कर रहा हूँ बिकॉज उसका जो वेटेज आ रहा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। सही है, सर समझ क्लियर है? आया। जी सही है, सर, जी सबको सर। समझ आ गया? सही है, आसान सा सवाल है, 4-5 मार्क्स आप आराम से उठा सकते हो, इसमें किसी को कुछ रटने की जरूरत सर नहीं इसमें है। आप क्राइटेरिया जो होंगे वो गिवन होंगे या हमें अपनी तरफ से एज्यूम करने होंगे? सही है, मैं क्राइटेरिया गिवन भी दे सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ कार्टर्स टेंसी। सही है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो आप अपने बिहाफ पे लिख दिएगा क्वालिटी, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी। नहीं लिख सकते क्या? ठीक है सर। सही है, क्लियर है? ठीक है सर, ये 10 नंबर का क्वेश्चन दीजिएगा। यार मैं तुम्हें पूरे 30 नंबर का दे दूंगा उमैर, और बोलो।
थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे देखो ये एक एग्जांपल आ गई यहाँ पे, एक में इसने कॉलम में देखो ये सप्लायर्स आ गए, डैनी, रेन, जेनी, हेलन, मोड, सही है। फिर इनकी कॉम्पिटेंसी आ गई, कंसिस्टेंसी आ गई, ऊपर परसेंटेज में दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, नंबर्स में दिया हुआ है। तो आप नीचे इनको कॉलम वाइज ऐड कर लोगे और ऐड करके क्या करोगे, टोटल करके आप बता सकते हो। जैसे ये देखो मोड आपने लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी, कंसिस्टेंसी, कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, ABCD। अब यहाँ पे इन्होंने आउट ऑफ 100 दिया हुआ है, या ये परसेंटेज में इन्होंने बात की हुई है कि 23.1 इसकी कॉम्पिटेंसी है ए की, 25.5 इसकी कैपेसिटी में आप परसेंट में नंबर दे रहे हो। इसी तरह कंसिस्टेंसी में आप इसे क्या पॉइंट दे रहे हो, कंट्रोल ऑफ प्रोसेस में आप इसे क्या पॉइंट दे रहे हो। इसी तरह फिर ये सप्लायर बी आ गया, उसके पॉइंट्स आ गए, सप्लायर सी आ गया, उसके पॉइंट्स आ गए, सप्लायर डी आ गया, उसके पॉइंट्स आ गए। फिर एंड आपने सबको टोटल कर लिया और देखें सप्लायर बी सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि भाई एज पर द गिवन डाटा जो हमें सुटेबल सप्लायर लग रहा है वो सप्लायर बी लग रहा है। तो ये चीज़ आपने करनी है वो पेपर में जो सवाल आपको बता रहा हूँ मैं। सही है, क्लियर है? जी सर। अब ये बिल्कुल एंड आ गया हमारा, लास्ट स्लाइड है समरी। The evaluation and selection process is much based of company goals, mission and preference। तो अब फिर ये यहाँ पे इन द एंड इन्होंने वही चीज़ को समराइज कर दिया कि आप इवेल्युएशन और सिलेक्शन का जो तरीका है वो कंपनी ने ही डिसाइड करना है। अब वो कार्टर्स को फॉलो करती है नहीं करती है उसका अपना कोई क्राइटेरिया, इट्स अप टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम कार्टर्स 10C को यूज करेंगे टू हैव अ मोर एनकम्पेसिंग इवैल्यूएशन, तो हमारी इवैल्यूएशन अच्छी होगी। अब जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करे या हर ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करे। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन वेरी करता हो, लेकिन आपको एक अच्छी इवैल्यूएशन का रिजल्ट प्रोवाइड करता है कार्टर्स का 10C क्राइटेरिया। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? जी सर। जी। अच्छा, यहाँ तक इस वाले जो लेक्चर है, इस लेक्चर में किसी को कोई सवाल? इस लेक्चर में किसी को कोई सवाल है? नो सर। अच्छा, हमने जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी को हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट क्या पूरी जो हमारी स्पेसिफिकेशंस थी, अगर आप उसको देखो तो हमने उसको ऑलमोस्ट सबको कवर कर लिया है। हमने स्टार्ट किया क्वालिटी से, हमने क्वालिटी को पढ़ा, क्वालिटी गुरुज की कुछ डेफिनेशंस देखी, क्वालिटी कंट्रोल को देखा, क्वालिटी एश्योरेंस को देखा, टोटल क्वालिटी में फिर वैल्यूज ऑफ क्वालिटी की बात की हमने, फिर क्वालिटी कंट्रोल टूल्स की हमने बात की, रिस्क असेसमेंट हमने देखा, स्टैटिस्टिक प्रोसेस कंट्रोल उसके अंदर देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्लो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, परेटो एनालिसिस, हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर इंस्पेक्शंस हमने देखी किस तरह की हो रही होती है, 4 पॉइंट सिस्टम को डिटेल में पढ़ा हमने, 10 पॉइंट सिस्टम को डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने एक्यूएल्स की इंस्पेक्शंस किस तरह की होती हैं उसको हमने देखा। बाकी फिर इंडस्ट्रियल की कुछ जो लाइव एग्जांपल्स थी उनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर अभी हमने ये सप्लायर एवेल्यूएशन को हमने डिटेल के अंदर पढ़ा, कार्टर्स 10C उसके एक क्राइटेरिया जो था सप्लायर सिलेक्शन का उसको हमने देखा।
इसके अलावा भी हमने और कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मतलब मुझे पूरी स्पेसिफिकेशंस तो याद नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो इस पूरे सिलेबस में आप लोगों को समझ आया जो मैंने पढ़ाया? क्योंकि मैंने कोशिश की थी दिल से आपको पढ़ाने की, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है क्वालिटी का। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मेरे पास जो नॉलेज मौजूद है मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आया हो। तो आप लोग को अगर कोई इशू रहा मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। सर कोई इशू नहीं था। सही है, समझ आया आप लोगों को सारी चीज़ें? जी सर। और बाकियों को? जी सर। जी सर, बिल्कुल सही है। तो अगर आप लोगों को समझ आया तो फिर मेरा जो मिड का पेपर है आप बड़ी आसानी से दे दोगे, क्योंकि सारी वही चीज़ें होंगी जो मैंने समझाई है। मतलब कोई रिटर्न पेपर इस तरह का नहीं होगा कि आपको चीज़ें रटना पड़े, कि सही है परीटो एनालिसिस करने के लिए मैं आपको दे सकता हूँ, या मैं आपको बोल सकता हूँ एक सिचुएशन दे सकता हूँ, सिचुएशन में मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई इसकी कॉस्ट एंड इफेक्ट डायग्राम बना के मुझे बताओ। सही है। या रिस्क असेसमेंट करने का मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा प्रोसेस है, इसकी रिस्क असेसमेंट करो FMEA के थ्रू। या सप्लायर एवेल्यूएशन के लिए मैं आपको 10C यूज़ करते हुए फिर मैं डिसीजन मैट्रिक्स के थ्रू आपको सप्लायर सिलेक्शन का पूछ सकता हूँ। सही है। थ्योरी भी होगी कि जैसे मैंने वैल्यू ऑफ क्वालिटी वाले जो हमारे लेक्चर था उससे रिलेटेड, लेकिन वो चीज़ें हैं अगर आप पढ़ोगे तो आप लिख लोगे। मतलब उसमें भी रटने की मतलब पैराग्राफ्स तो कहीं है ही नहीं, जितनी भी मेरी स्लाइड्स हैं सारी पॉइंट्स में है। अगर आप पढ़ोगे और सारी कॉमन सेंस है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सही है, क्लियर है? किसी को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल, जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने नेक्स्ट वीक देना है उससे रिलेटेड कोई सवाल, या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल, या मुझे कोई आप एडवाइस करना चाहोगे टीचिंग से रिलेटेड, आप बिल्कुल बता सकते हो, बोल सकते हो। सर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू। चलें फिर एक काम करते हैं। हाँ हाँ, बोलें बोलें। सर, आपका जो पढ़ाने का अंदाज है वो बाकी टीचरों से काफी बेहतर है और समझाते भी आप बिल्कुल दिल से है। चलो, तो थैंक उसके लिहाज से तो समझने के लिहाज से तो आप बेहतरीन पढ़ाते थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू सो मच। और कुछ चीज़ समझने के लिए, या कोई चीज़ कोई लेक्चर के हवाले से या आज के लेक्चर के हवाले से किसी को कुछ पूछना है, असाइनमेंट के हवाले से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। फिर मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी सामने शीट रखी हुई है, मैं अटेंडेंस शीट ला के आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। बस 1 मिनट मुझे दें, मैं शीट लेके आता हूँ, फिर अटेंडेंस लेके हम वाइंड अप करेंगे। मोहम्मद अली, यानी सुनना। हेलो जी। यानी सर सही पढ़ाते हैं? और बेहतरीन पढ़ाते हैं। कोई मसला है क्या आपको? आप बताओ ना, अगर आपको कोई मसला है तो सजेशन दे सकते हो सर को यार। वे अबू बकर, बकर है इधर? हाँ हाँ बोल। वो बादशाह, तूने जो शूट करवाया था वो लोकेशन का नाम क्या था? आउटडोर। हाँ, आउटडोर जो था। वो प्राइवेसी में बात करते हैं। अबे लोकेशन का नाम बताओ, बताना है। अबे नहीं बात करो, शाम को भी सुन रहे मॉडलिंग एजेंसी। जो पता चला जाएगा। हाँ, शाम अरे को भी साइन पे तो करवाया था, शाम को आ साइन जाएगा तो करवाया था। काम तो ये शाम फोन को करेगा। बकर सारे एड्रेस बकर सारे स्टूडेंट
चोरी करवाता है भाई, क्या खाने हो गया तुम लोगों को यार? बड़ा बड़ा बंदा है के यार। ना उस अबे बेचारे नहीं के नहीं, वो पैसे जाया हो आपसे रहे बड़े, क्लाइंट का तो आपसे चल ज्यादा है बड़े। मॉडल नहीं बता वो था। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। हाँ, आज डेट क्या है? 9 सर। 9? 10 सर, 10 10 10 एहसन सिद्दीकी प्रेजेंट है? एहसन सिद्दीकी? सर प्रेजेंट सर। अली रजा? प्रेजेंट सर। अरसलान अहमद? प्रेजेंट सर। बाबर? बाबर जाहिद? बाबर नहीं है। बाबर आया था क्लास में वैसे? बाबर जी क्लास सर, में थे? बाबर स्टार्टिंग में था, अभी शायद नहीं है वो। दुआ जब्बार? प्रेजेंट सर। हाफिज अब्दुल रहमान? प्रेजेंट सर। इब्राहिम? प्रेजेंट सर। अल? कोमल? जहरा? कोमल मौजूद थी क्लास में? कोमल मौजूद थी क्लास में? हेलो? जी सर, पता नहीं सर। ओके। मीर शबास हैदर? प्रेजेंट सर। एहसन मुनीर? प्रेजेंट सर। सब? मसब मौजूद है? यस सर। कहाँ है मसब? मसब कैमरा ऑन करो अपना जरा। किसने बोली मसब की प्रेजेंट? सर मैंने अपना बोला है सर। मसब मसब का पूछ रहा हूँ मैं। सर मसब प्रेजेंट था सर, शुरू में ना मसब प्रेजेंट था, उसका नाम भी था के मसब लिखा हुआ रहा था। ओके। जिया? सबसे महत्वपूर्ण टाइम। जिया आया था आज? जिया मौजूद तो आज नहीं? जी सर, शुरू में था, अभी तो पता नहीं है। आमिर शहजाद? आमिर शहजाद? अबू बकर? यस सर। मोहम्मद अली? प्रेजेंट सर। नौमान? प्रेजेंट सर। साकिब? प्रेजेंट सर। मुश्तबा? प्रेजेंट सर। साद कासिम? रिजवान?
सद्दाम सद्दाम हुसैन। सर सदाम था, वो अभी गया है, वो लाइट उसकी चली गई, उसका मुझे मैसेज आया था, वो कहा सर को बता देना। सैफुर रहमान। सैफ था मौजूद। सैफ का आइडिया नहीं है सर। सिकंदर शरीफ। सिकंदर था क्लास में। साद अली। साद अली। उमैर जट। सर मैं जट भी था क्लास में। उमैर हमीद। यस सर। उमैर जफर। सर बाबर साहब प्रेजेंट है यस सर। सर। बाबर साइड प्रेजेंट है, मैं बता रहा हूँ। एब्सेंट है जिया, आमिर शहजाद, रिजवान, साद कासिम, सैफ, सिकंदर, साद। बाकी सारे प्रेजेंट है। अच्छा मेरी बात आराम से सुने आप लोग। नेक्स्ट वीक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मेरा लास्ट वीक है आप लोगों के साथ। तो काइंडली आप अपनी पीपीटी टाइम पे प्रेजेंट कर दिएगा तो आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से जो क्लासेस लेनी है वो मैडम हलीमा ने लेनी है गारमेंट टेस्टिंग के हवाले से। जो क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल वाला जो पार्ट था वो मैं कवर कर चुका हूँ। उससे रिलेटेड कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, लेकिन असाइनमेंट आपको नेक्स्ट थर्सडे को 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में लाजमी देना है। सही है, आप लोग जा सकते हो, क्लास ओवर हो गई। अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके सर।